हेलो एवरीवन, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हम इसमें आगे जो है आज करेंगे, ये पॉइंट्स कवर करेंगे। चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये यूनिट 1 के अंदर का ही पार्ट है। अभी हम यूनिट 1 में ही चल रहे हैं। यूनिट 1 में ये आज हम जो है डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। ग्लोबलाइजेशन आपने कई बार यूज भी किया होगा। आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ऐसा हम बोलते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो ग्लोबलाइज्ड कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, IBM, बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो ग्लोबलाइज्ड कंपनी हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स economies and societies. It involves exchange of goods and services, information and even culture. So globalization जो है वो एक इंटरडिपेंडेंस है, यानी एक दूसरे इकोनॉमी पे, एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस है। किस चीज के लिए? वी मे डिपेंड फॉर रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कैपिटल यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्किल्ड हमारी लेबर होती है, वो भी हमारी एक तरह से रिसोर्स होती है। तो इसके लिए भी हम एक दूसरी इकोनॉमी पे, एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस। देन इंटरकनेक्शन दैट इज कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप एप्पल की बात करोगे तो एप्पल जो है वो US बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर इज इन US, और वो प्रोडक्शन कहाँ करा रहा है? चाइना में करा रहा है। एंड दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और अलग कंट्रीज में वो बेच रहे हैं। सो देयर इज एन इंटरकनेक्शन। हम ग्लोबलाइज्ड कंपनी क्या करती है? रॉ मटेरियल एक देश से लेती है, प्रोडक्शन किसी और देश में कर सकती है, मार्केटिंग और सेलिंग जो है वो और अदर कंट्रीज में करती है। सो ये ग्लोबलाइजेशन है, पूरा इंटरकनेक्शन है। एंड इंटीग्रेशन का मतलब है दे शुड फॉलो अ सेम प्रोसेस, यानी रॉ मटेरियल हमने कहीं से लिया, प्रोडक्शन हमने कहीं किया, मार्केटिंग हम कहीं कर रहे हैं, बट दे आर ऑल कनेक्टेड, आपस में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपस में कनेक्टेड है तभी हम एक गोल की तरफ जा सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल कहीं से लेगी, ह्यूमन रिसोर्स कहीं से ले सकती है, R&D कहीं करा सकती है, प्रोडक्शन कहीं करा सकती है, और सेल्स या मार्केटिंग और कंट्रीज में कर सकती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन हम इसलिए पढ़ना चाह रहे थे बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स। क्या चैलेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या एक ऑर्गेनाइजेशन में हम फेस करते हैं। तो चैलेंजेस जो है वो लिंक है ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि आज ज्यादातर कंपनीज या मेजर कंपनीज जो हैं, जो जायंट्स, जिनको हम जायंट्स कहते हैं, दे आर ग्लोबलाइज्ड कंपनीज। चाहे आप मैकडॉनल्ड्स की बात करें, आप KFC की बात करें, आप एयरलाइंस की बात करें, दे आर working in different countries, they are working in different markets, they are globalized company. So क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन बहुत कॉमन है, तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है सर्टेन चैलेंजेस हमें पोज करता है। फॉर एग्जांपल, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू these things। ठीक है, सबसे पहला इंक्रीज्ड कंपटीशन। इंक्रीज्ड कंपटीशन कैसे? जैसे इंटरनेशनल कंपनीज जब किसी एक कंट्री में एंटर करती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री में कोई इंटरनेशनल कंपनी आती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स आती है, गूगल आई है, IBM वापस आई थी, we can also say कोका कोला वापस आई थी, तो दे आर इंटरनेशनल जायंट्स। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल भी है, तो एक तरह से, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी है। तो एक तरह से ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। सिमिलरली, जब हम एज एन इंडियन कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वी हैव टू फेस ऑल
द कंपनीज दैट आर इंटरनेशनली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो उनकी क्वालिटी से, उनके ह्यूमन रिसोर्स के स्किल से, उनकी टेक्नोलॉजी से हमें कंपटीशन करना पड़ता। तो ये एक चैलेंज है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। दूसरा है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे? क्योंकि हम एम्प्लॉयज जो हैं अलग अलग कंट्रीज से ला रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज में सेल आउट कर रहे हैं, तो हर जगह की जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यूएस, कनाडा, ये वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज अलग हो गई, एशियन कंट्रीज अलग हो गई। इन अगर बेसिक हम देखें तो इन 3 कंट्रीज जो मैंने बताई, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज, इनमें भी कल्चर की बहुत ज्यादा वेरिएशन है। देयर इज अ वेरिएशन इन द कल्चर, ठीक है। हम अगर इंडिया के अंदर ही देखते हैं तो हमारे नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में ही कल्चरल का डिफरेंस आता है। एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ there is a difference in culture, as we move from west to east there is different in culture. So this diversity increases when we play in global market, when we enter global market ये cultural diversity बढ़ जाती है। तो ये हमें एक तरह से चैलेंज देती है कि हम कैसे ये ग्लोबल वर्कफोर्स को, जो एम्प्लॉयज दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं, उनकी कल्चर, उनकी जो बिहेवियर को हम कैसे मॉनिटर करेंगे या कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्ड इज रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का मतलब है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एक पर्टिकुलर कंट्री के, उनको फॉलो करना, उनको कंप्लाई करना भी बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल जो फॉरेन बैंक्स है, जैसे डॉच बैंक है, अगर वो इंडिया में आता है तो उसे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उनको अपने कंट्री के रूल्स तो फॉलो करेंगे, साथ साथ जिस कंट्री में वो एंटर कर रहे हैं उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, जब ये इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं तो इनको यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एफएसएसएआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए। इसके अलावा और चैलेंजेस में हो गए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग इन्वेंटेड, और अगर ऑर्गेनाइजेशन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को अडेप्ट नहीं करती है तो वो पीछे रह जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हम अगर अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल रहे हैं, हम वी आर नॉट अडेप्टिंग टू द चेंजेस, वी विल लैग बिहाइंड, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कि हमने इससे पहले पॉइंट में डिस्कस भी किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, क्योंकि हम इंटरनेशनल वर्कफोर्स से भी डील कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स से भी हम डील कर रहे हैं। तो देयर इज चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। हमें उन्हें लीड भी करना है जो एम्प्लॉयज आएंगे, हमें उनसे कम्युनिकेट भी करना है जो हमारा कस्टमर बेस है, इसलिए ये बहुत ही मेजर चैलेंज है हमारे लिए। सो लास्ट, सस्टेनेबिलिटी। देखो ऐसा है कि जैसे जैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी इवॉल्व हो रहा है। सोसाइटी तो इवॉल्व हो ही रही है, जैसे देखेंगे आप पुराने 100-200 साल पहले से लेके अगर आज की बात करेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बदला है, अच्छा हुआ है। जो जिस तरह से पहले काम होता था अब वैसा नहीं होता है, अब नए तरीके से काम होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी इवॉल्व हो रही। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एक एम्प्लॉय अपने कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या सोसाइटी जो है वो कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करती है। वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी से कि वो उनको कोई गलत चीज ना भेजें, एथिकल रूल्स को फॉलो करें, एनवायरनमेंट को ना नुकसान पहुंचाएं। इस तरह के जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज पोज करता है। नेक्स्ट हम डील करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस हैं
ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, सोसाइटी के इवोल्यूशन की वजह से जो चैलेंजेस हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही हैं। तो ओबी में कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। दो अपॉर्चुनिटीज़, पहला जो है वो एक्सपेंडेड मार्केट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन में हम जो अपनी एक कंट्री के अंदर पहले बेच रहे थे, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम वो बाहर कंट्रीज में ये सामान बेच सकते हैं, यानी कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो बढ़ रहा है। जो कस्टमर हमें सिर्फ इंडिया में मिल रहे थे, अब वो कस्टमर्स हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी मिलेंगे। हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एक्सपेंडेड मार्केट के अलावा एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट, अब हम जो स्किल्ड लेबर हैं, चाहे हमारे साइंटिस्ट हों, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल वर्कर्स हो, उनको हम इंटरनेशनली एक्सेस कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। हम चाहे तो यूएस से लोगों को हायर कर सकते हैं, यूरोप कंट्री से कर सकते हैं, जापान से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का एक फायदा है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट थर्ड पॉइंट है। जैसे जैसे इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, वैसे वैसे ये कस्टमर को सर्व करने के, अपने प्रोडक्ट को और एनहांस करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। ठीक है, हम कस्टमर को और बेटर सर्व कर सकते हैं, उनकी नीड्स को ज़्यादा बेटर केटर कर सकते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, कस्टमाइज सर्विस दे सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंप्रूवमेंट की वजह से हमें फायदा मिल रहा है। रिसेंट जब कोरोना पीरियड बीता तो एक टेक्नोलॉजी में एक एवोल्यूशन सा आया, वर्क फ्रॉम होम। द कंसेप्ट जो आया वो बहुत इजीली एक्सेप्ट भी किया गया वर्ल्ड में। तो ये भी एक रिमोट वर्किंग है। क्यों हो पाया पॉसिबल? क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थे उसकी वजह से हम किसी भी रिमोट लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते थे और किसी भी फ्लेक्सिबल टाइम में ये काम कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट बहुत इजीली और आसानी से एक्सेप्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम चाहें तो हमें अगर इंटरनेशनल टैलेंट हायर कर रहे हैं तो फिजिकली उसको हमारी कंट्री में आके काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कंट्री से भी काम कर सकता है। तो ये जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंट्री से एम्प्लॉय हमारे कंट्री में आता है तो देयर इज अ कल्चरल शॉक। ठीक है, उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बट क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम या रिमोट लोकेशन से वो काम कर सकता है, ही कैन कंट्रीब्यूट, तो वो पॉसिबल है अब विदाउट हैविंग कल्चरल शॉक। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम अदर कंट्रीज से अगर एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं या अदर कंट्रीज में हम कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये डाइवर्सिटी है। इसका फायदा भी है, चैलेंज तो है बट इसका फायदा भी है कि हम अलग अलग कल्चर्स के लोगों को हायर करके उनकी थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी को भी हार्नेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए, अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए। इस तरह से हम डाइवर्सिटी को हार्नेस कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर द ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज सीकिंग टू अचीव। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल हो सकता है कि वो प्रॉफिट को 10% इंक्रीज करना चाहते हैं, मार्केट शेयर को 15% इंक्रीज करना चाहते हैं, पिछले साल से रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इसलिए क्रिएट किया जाता है जिससे कि एक डिजायर्ड स्टेट ऑफ प्रॉफिट, सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी पाई जा सकते। ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती है तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अचीव करने के लिए। क्या अचीव कर सकती है? जैसे प्रॉफिट को, वो चाहती है कि प्रॉफिट को हम 20% इंक्रीज करें, या हमारा 200 करोड़ का प्रॉफिट हो, तो ये डिजायर्ड स्टेट ऑफ प्रॉफिट है, उसे अचीव कर सकती। कब कर पाएगी? जब वो एक डिसाइड करेगी कि हमें ये अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन जब एक गोल सेट करेगी, ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, तभी उसको पाने की कोशिश करेगी, उस पर काम करेगी, तभी वो चीज मिलेगी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेट किया जाता है, सक्सेस पाने के लिए भी और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लंबे समय तक सरवाइव कर लेना, एक डिजायर्ड स्टेट को, एक कंटिन्यूअस स्टेट को मेंटेन कर पाना लंबे समय तक, ये सस्टेनेबिलिटी है। कंपनी के जो
ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या गोल्स होते हैं वो कहाँ हमें मिलते हैं? जनरली ये विजन और मिशन स्टेटमेंट में पाए जाते हैं। विजन और मिशन स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। विजन स्टेटमेंट होता है एक फ्यूचरिस्टिक प्लान जिसमें जो एक डिजायर्ड स्टेट होगी जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो। विजन का मतलब हो गया या विजन स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि आप फ्यूचर में यानी कंपनी फ्यूचर में अपने आप को कहां देखती है। नंबर 1 पोजीशन पे देखती है, इतने रेवेन्यू में देखती है, कस्टमर को अच्छे से सर्व करते हुए देखती है। इस तरीके से ये विजन स्टेटमेंट होता है। मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए एग्जिस्ट करती है दुनिया में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट बना रही है तो ये उसके मिशन स्टेटमेंट होगा कि वो कंपनी जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने में काम करती है। तो मिशन स्टेटमेंट बताता है कि एक कंपनी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, वो क्या काम करती है। और विजन बताता है कि वो फ्यूचर में अपने आप को कहां देखती है। सो ये विजन और मिशन स्टेटमेंट। गोल्स होने कैसे चाहिए? ठीक है, गोल सेट तो हर कंपनी करती है, बट एक सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ फैक्टर्स हैं कि हम कैसे गोल्स को इफेक्टिव बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो गोल मस्ट बी स्पेसिफिक, क्लियर गोल्स होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती है तो उसको अचीव करने के लिए उसके एम्प्लॉयज काम करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके। बट अगर गोल ही स्पेसिफिक नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तो उसको अचीव करना भी मुश्किल होगा। दिस इज वाई गोल मस्ट बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमें 5 साल में अपने प्रॉफिट को 20% इंक्रीज करना, ये क्लियर गोल है। 5 साल के अंदर हमें 20% इंक्रीज करना, क्या है, प्रॉफिट को 20% इंक्रीज करना है। ये स्पेसिफिक है, क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा गोल हमें सेट करना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा गोल सेट करना चाहिए दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स, दैट कैन बी मेजर्ड। क्योंकि जब तक हम मेजर नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा हमने वो गोल अचीव किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट को इंक्रीज करना 10% से हम मेजर कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम ये गोल को सेट करते हैं कि हमें अपने फॉर एग्जाम्पल कि हमें अच्छी कंपनी बनना है, तो अच्छी कंपनी इज इन क्वालिटेटिव टर्म। हमें गोल्स को क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि उसको मेजर करना मुश्किल होता है। ज्यादातर यही होना चाहिए, जहां तक हो सके गोल्स को मेजरेबल क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही सेट करना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट को वेरीफाई किया जा सके, मेजर किया जा सके। थर्ड, इट शुड बी अचीवेबल। ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड बी एम्बिशियस while setting the goal, but they should not be over ambitious। ठीक है, क्योंकि अगर गोल अचीवेबल ही नहीं होगा तो कुछ एम्प्लॉइज या कुछ जो हमारा स्टाफ होंगे वो पहले से ही हार मान लेंगे कि हम ये तो अचीवेबल ही नहीं है, तो हम इस पे कोशिश क्यों करें। और जब अचीवेबल नहीं होगा तो आप जितने भी मेहनत करोगे वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड यू विल गेट डिसहार्टेड। सो जो भी गोल होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए। आपके स्टाफ को, आपके एम्प्लॉय को बिलीव होना चाहिए कि ये अचीव किया जा सकता है। एम्बिशियस है बट किया जा सकता है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट टू द कंपनी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के हिसाब से जो आप गोल सेट कर रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो आपकी कंपनी के लायक होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की जा सके। ठीक है, ये रेलेवेंट का मतलब है। एंड टाइमली, ऑर्गेनाइजेशन गोल मस्ट बी टाइम बाउंड। इसका मतलब है टाइम बाउंड। जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है कि दे वांटेड टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 20% इन 5 इयर्स। तो टाइम बाउंड होना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमें 20% बनाना है, 1 साल के अंदर हमें ये करना है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट कर रहे हो, अगर उसका टाइम आप सेट नहीं करते हो तो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई टाइम बाउंड ही नहीं है। करते रहेंगे, आराम से हो जाएगा, ऐसे नहीं। टाइम बाउंड होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि ये काम इस समय के अंदर करना है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड SMART, स्मार्ट गोल्स। गोल्स शुड बी स्मार्ट।
Last point, types of goals. There are 3 kinds of goals. First, strategic goals. स्ट्रेटेजिक गोल्स वो गोल्स होते हैं जो कंपनी सेट करती है लॉन्ग टर्म के लिए, कि वो 5 साल 10 साल 15 साल में क्या चीज अचीव करना चाहती है. फॉर एग्जांपल, दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 50% इन कमिंग 15 ईयर्स. तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल. अब मान लो कंपनी ने सेट किया कि वो 15 साल में अपने रेवेन्यू को 50% इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक गोल्स. टैक्टिकल गोल्स क्या होंगे? जो स्ट्रेटेजिक गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा जिससे कि उसे अचीव किया जा सके. सो अब 15 साल में हमें 50% इंक्रीज करना है, हम ब्रेक कर सकते हैं कि 1 साल में लगभग हमें कुछ परसेंट इंक्रीज करना है, या 5 साल में हमें 17-18% के हिसाब से ग्रोथ लानी है. ऑपरेटिव गोल्स वो होते हैं जो स्ट्रेटेजिक गोल्स को या टैक्टिकल गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप वाइज जो है एक प्लान बनाते हैं. जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग हो रही है कि हम 1 साल में इतना प्रॉफिट करेंगे, नेक्स्ट टाइम में इतना इंक्रीज करेंगे, ये स्टेप वाइज है. हमने कहा कि 15 साल में हमें 50% इंक्रीज करना है, तो 1 साल में कितना इंक्रीज करना है वो, प्लस उसको करने के लिए क्या क्या करेंगे. हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नई मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करेंगे, इस साल हम इस मार्केट में एंटर करेंगे, अगले साल 2 और मार्केट में एंटर. ये स्टेप्स है. अगर हमको 50% इंक्रीज करना है रेवेन्यू, तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है. दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिव गोल्स. सो आई होप आपको क्लियर है. अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू.